हेलो दोस्तों, केबी पोल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़। और आपको बता दूं, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में ये जो वीडियो है, ये वीडियो का 4th पार्ट है। यानी कि सत्ययुग का दौर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपका 4th पार्ट है, जिसमें हम जो पहले कवर कर चुके हैं वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बल्कि उससे आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आपका प्रश्न नंबर 48 जो है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यूबा की भौगोलिक स्थिति के विषय में ठीक है? यानी कि भौगोलिक स्थिति की विषय में ठीक है, इनका जो ज्योग्राफिकल जो लैंड एरिया है उसके बारे में कौन सा कथन ठीक है वो आपको बताना है। तो का ऑप्शन है क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। गा ऑप्शन है। खा ऑप्शन है क्यूबा रूस की सीमा पर लगा हुआ एक छोटा सा देश है। गा ऑप्शन है क्यूबा यूरोप का एक बड़ा देश है। और गा ऑप्शन है क्यूबा इटली के तट से लगा हुआ एक देश है। तो आपको इसमें से बताना है सही ऑप्शन, तो वो है आपका का, यानी कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये आपका राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49। सत्ययुग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, गलत है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। जो सत्ययुग था वो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के बीच में, उनके साथी सदस्य देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी, एक कंपटीशन था जो सत्ययुग था। ये सही है, क्योंकि वो सत्ययुग क्या था? एक कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, तनाव था, संघर्ष था विचारधाराओं का। और यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। बिल्कुल सही, ये भी सही है। सत्ययुग ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। सो अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो ये जो गा ऑप्शन है ये क्या है? असत्य है, यानी कि गलत है। निम्नलिखित में से बाउंडिंग सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है किससे संबंधित है। तो का ऑप्शन पूर्वी गुट, और खा ऑप्शन पश्चिमी गुट से, और गा ऑप्शन गुट निरपेक्ष आंदोलन से, और गा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या है? बाउंडिंग सम्मेलन संबंधित है, और ये 1956 में हुआ था, मतलब आयोजित हुआ था। महाशक्ति द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? महाशक्ति छोटे देशों के भूक्षेत्र का प्रयोग करके वहां से अपने हथियार और सेना का संचालन करती थी। ये था भाई। कौन सा कारण नहीं था ये बताना है। ये था का वाला। और खा वाला है महाशक्ति वहां अपने सैनिक अड्डे बनाकर दूसरे गठबंधनों के देशों की जासूसी करती थी। ये भी था। गा महाशक्ति छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थी। ये भी था। और गा महाशक्ति महाशक्ति छोटे देशों की आर्थिक व तकनीकी सहायता करके उन देशों को अधिक से अधिक विकसित और शक्तिशाली बनाना चाहती थी। गलत, ये गलत है। ये क्या है? ये कौन सा कारण नहीं है? ये वाला नहीं है। जो गा है वो ऑप्शन डी नहीं है। ये क्या है? इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि छोटे देशों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती थी महाशक्ति क्या करती थी? छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाती थी, यूज करती थी। और खा की बात करें हम तो उसमें भी सैनिक अड्डे के तौर पर क्या करती थी? महाशक्ति छोटे देशों को, अपने पिछलग्गू देशों का प्रयोग करती थी और जासूसी भी करती थी दूसरे महाशक्ति की छोटे देश से, यानी कि अपने पिछलग्गू देशों के द्वारा वो जासूसी करती थी दूसरी महाशक्ति का। तो ये तीनों ऊपर वाले सही हैं, और लास्ट वाला जो डी है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्षण नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण गुट निरपेक्ष आंदोलन का नहीं है। तो का है? ये आंदोलन महाशक्ति के गुट में शामिल ना होने का आंदोलन था। बिल्कुल सही, ये है, ये लक्षण है। और मैं बताना क्या है कि लक्षण नहीं है, वो ढूंढना है। इसका अर्थव्यवस्था की नीति भी नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है। यह पृथकतावाद भी नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो ये देश प्रतिद्वंदी गुटों में मध्यस्थता कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकतावाद का मतलब हो कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काट के रखना, ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या था? पृथकतावाद की नीति को नहीं फॉलो करता है, बल्कि वो दो प्रतिद्वंदी गुट मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में उन्होंने क्या करती? मध्यस्थता की थी, यानी सुलह समझौता किया था। गा ऑप्शन देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य कि गरीब और छोटे देशों अपने स्वार्थ के लिए महाशक्ति के पिछलग्गू बन सकते हैं। तो ये वाला इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। आपको इस पे टिक लगाना है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? तो जोसेफ ब्रॉस टिटो, जवाहरलाल नेहरू। खा ऑप्शन का है जोसेफ ब्रॉस टिटो, खा है आपका जवाहरलाल नेहरू, और गा है गमाल अब्दुल नासिर, और गा है नेशनल
नेल्सन मंडेला। तो इसमें से नेल्सन मंडेला है, उनको क्या नहीं माना जाता है, गुट निरपेक्षता आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं आया था? तो कोरिया संकट ये आया था, का ऑप्शन, और खा ऑप्शन है हमारा बर्लिन, ये भी आया था, और गा ऑप्शन है कांगो संकट, ये भी आया था, और इराक संकट जो था, इराक जो था वो नहीं आया था। मतलब कि गा हमारा नहीं, मतलब वो राइट ऑप्शन है, गा हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। जो गा वाला है ये राइट ऑप्शन है, और बाकी तीनों आए थे शीत युद्ध के दौरान के संकट थे। और शीत युद्ध के, और इसमें पूछा ये कि शीत युद्ध के दौरान का कौन सा संकट नहीं है, शीत युद्ध के दौरान जो संकट नहीं हुआ था वो बताना है। तो वो हमारा कौन सा है, इराक नहीं हुआ था। अब रेगिस्तान स्थान को भरना है हमें, खाली स्थान है उसको भरना है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसमें ऑप्शन भी देके पूछ लेंगे कि ये खालिस्तान है, इसके 4 ऑप्शन देखें तो इस खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, क्यूबा का मिसाइल संकट डैश द्वारा क्यूबा का मिसाइल संकट डैश द्वारा क्यूबा में डैश को तैनात करने के कारण था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइल को तैनात करने का कारण था। बिल्कुल ये सही है। 56 क्वेश्चन देखें तो 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो वो सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चोव ने क्या करा था, फैसला किया था सैनिक अड्डे के रूप में बदलने के लिए। किसको, क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला निकिता ख्रुश्चोव ने किया था। तो यहाँ पे निकिता ख्रुश्चोव आएगा, निकिता ख्रुश्चोव। अमेरिका के राष्ट्रपति डैश ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाजों को रोका जाए डैश। तो यहाँ पे क्या है, जॉन ऑफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। अब आते हैं 59 यानी 59 ऑप्शन, प्रश्न नंबर 59। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों को डैश और डैश के गुप्त नाम दिए गए। तो अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे उनको क्या नाम दिया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है। और प्रश्न नंबर 60, अप्रैल 1949 में डैश की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। ये तो बहुत आसान था, ये आप आराम से कर लेते। प्रश्न नंबर 61, सोवियत संघ का विघटन डैश में हुआ। तो 1991 में हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत 5 देश और चीन को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया। तो इसमें 5 देश हैं और पहला बताना है आपको, तो वो है अमेरिका और सोवियत संघ को, और बाद में रूस, सोवियत संघ बाद में रूस बना, फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस। इन पांचों को और चीन, इन पांचों को क्या माना गया था, शक्ति संपन्न, यानी कि परमाणु परीक्षण करने के बाद ये शक्ति संपन्न देश हो गए थे। ठीक है। तो ये 5 देश थे जो शक्ति संपन्न थे, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और चीन, फ्रांस। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सत्य और असत्य, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसमें सत्य असत्य बताना है। महाशक्तियों को गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्र में महाशक्ति के सैन्य गठबंधन के लिए स्थान देना आवश्यक था। गलत, ये आवश्यक नहीं था। वो भूक्षेत्र में सैन्य अड्डे के लिए स्थान देते या नहीं देते वो उनकी मर्जी पे था। अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये असत्य है। गठबंधन के अंतर्गत महाशक्ति सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में हर संभव मदद देती थी। बिल्कुल गलत, वो सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने के लिए हर संभव मदद नहीं देती थी। यह सत्य है। वार्सा संधि पूर्वी गठबंधन की अगुवाई सोवियत संघ ने की। जो वार्सा संधि थी वो जो पूर्वी गठबंधन की अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों की मदद करना। गलत बिल्कुल, क्योंकि वार्सा संधि जो पूर्वी गुट की तो संधि थी, बट इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी और इसकी स्थापना जो 1955 में हुई थी, और इसका मुख्य काम था कि नाटो के सदस्य देशों का मुकाबला करना है, बल्कि मदद करना नहीं है। तो ये असत्य है। प्रश्न नंबर 66, 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका ने 1787 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक अपने आप को क्या कर रखा था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रख कर रखा था, बिल्कुल काट रखा था। वो किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करता था। तो अब तो ये क्या हुआ, इस वजह से जो अमेरिका था उसने क्या करा, पृथकतावाद की नीति को अपनाया। तो ये क्या है, सत्य है। ये विकल्प क्या है, सत्य है। ये जो कथन है सत्य है। अब गाइस देखते हैं गुट निरपेक्षता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यार ये गुट निरपेक्षता था और ये क्या होगा, गुड लक पिस्ता। गुट निरपेक्षता यहाँ पे है क्या है, गुट निरपेक्षता के विषय में से
कौन सा गुट निरपेक्षता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह पूंजीवाद के पक्ष में था। का खा इसके अमेरिका के गुट में शामिल होने का प्रयत्न किया। इसके अंतर्गत देशों ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाकर सोवियत गुट में शामिल होना पसंद किया। गा गुट निरपेक्षता आंदोलन ने नवस्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का था। महाशक्तियों, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका जो गा वाला ऑप्शन है, सॉरी गा वाला, का खा गा, ये दोनों क्या है, गलत हैं। और खा जो हमारा ऑप्शन है, गा जो ऑप्शन है वो ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या करा था, नव स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया था। और ये दोनों, ताकि ये विकल्प दोनों महाशक्तियों से अलग रह सकें, ये दोनों महाशक्तियों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके। तो गुट निरपेक्षता का जो कथन है इसमें से ये सही है और तीनों क्या है, ये तीनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो में शामिल नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है नाटो में शामिल नहीं था। तो इसमें देखना है डेनमार्क, ये भी शामिल था, का ऑप्शन। कनाडा, ये भी शामिल था। फ्रांस, ये भी शामिल था। तो रूस जो था वो नाटो में शामिल नहीं था। तो ये आपको पता ही चलता है क्योंकि रूस तो खुद ही क्या नाम था, सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ में था। तो इसलिए रूस क्या था, नाटो में शामिल नहीं था। तो हमारा जो घा ऑप्शन है वो सही है। पूर्वी गुट, उसके साथ निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था। हाँ, पूर्वी गुट के साथ कौन सा देश शामिल नहीं था। यहाँ पे पूर्वी गुट, ये फिर यार गुड मैंने कर दिया, गुट है, ये क्या है, गुट। अब पूर्वी गुट में गुट और उसके पूर्वी गुट यानी सोवियत संघ के, उसके साथ निम्नलिखित से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो का सीधा दिख रहा है कि का ऑप्शन क्या है, गलत है। जो का है वो गलत है, मतलब इसका आंसर है क्योंकि अमेरिका ही नहीं था पूर्वी गुट में शामिल। बुल्गारिया भी था, हंगरी भी था, पोलैंड भी था। तो ये तीनों थे, अमेरिका क्या नहीं था, पूर्वी गुट में शामिल नहीं था। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जरूरी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने लिख रखा है। आप देखो नाटो के सदस्य देशों के नाम बताओ। तो यहाँ पे नाटो के सदस्य देश हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो नाटो के सदस्य देश देखो कौन है, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी था, बेल्जियम था, इटली भी था, पुर्तगाल था, स्पेन था, नॉर्वे था, डेनमार्क था, ग्रीस था, तुर्की था, नीदरलैंड था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 देश क्या थे, इसमें शामिल थे। तो कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे किसमें, नाटो में। तो ये 12 के देशों के नाम ये रहे, ये आप इसको याद कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से अब हमारा होता है एमसीक्यूज खत्म। यहाँ पे देख सकते हो 70 के 70 एमसीक्यूज मैंने चैप्टर फर्स्ट के करवा चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन यार गलत हो गए टाइपिंग में, तो उसके लिए बहुत सॉरी, अगली बार थोड़ा ध्यान से टाइपिंग करूँगा। तो ये हमारे 70 के 70 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होते हैं और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्हीं में से आपका पेपर में आने वाला है। और अपने चैप्टर को भी पढ़िएगा और कोई टॉपिक समझना है आपको जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है यार, एमसीक्यू करके ही पूरा काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करो। ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा दिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।